हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नेचुरल लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स में। मैं मार्क तिवारी आज आपके साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की यात्रा को शुरू करने जा रहा हूँ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना कि सिर्फ खुद बहुत रिलेवेंट है, बल्कि पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को समझने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने पर ही आप मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स यानी कि सोम, फ्लूइड मैकेनिक्स और इवन मैन्युफैक्चरिंग के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे डेरिवेशंस को अच्छे से समझ सकते हैं। सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अकेला खुद रिलेवेंट तो है ही, साथ ही साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इसलिए भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि वो आपके और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे जो आपकी कमांड है उसको मजबूत करता है। तो सवाल उठता है फिर मैकेनिक्स है क्या? क्या है एग्जैक्टली मैकेनिक्स? अगर मैकेनिक्स इतना रिलेवेंट है हम मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए एंड इवन सिविल इंजीनियर्स के लिए भी मैकेनिक्स बहुत रिलेवेंट है, तो क्वेश्चन अराइजेस मैकेनिक्स है क्या? मैकेनिक्स है क्या ये समझने से पहले लेट्स ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उन सारी चीजों में, उन सारे स्ट्रक्चर्स में, चाहे वो ह्यूमन मेड हो या फिर नेचर मेड हो, चाहे वो नेचुरल स्ट्रक्चर्स हो या फिर इंसान के बनाए हुए स्ट्रक्चर्स हो, उन सारे स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखोगे, चाहे फिर वो ब्रिजेस हो, रेलवे ब्रिजेस हो या नॉर्मल रोड रेल रोड ब्रिजेस हो या फिर बहुत सारी बिल्डिंग्स हो, मॉन्यूमेंट्स हो, बुर्ज खलीफा, हावड़ा ब्रिज, ऐसा कोई भी इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर, उन सारे स्ट्रक्चर्स, स्टैटिक स्ट्रक्चर्स, चाहे फिर वो टेलीफोनिक एक्सचेंज टावर्स हो या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन टावर्स हो या फिर ट्रसेस हो, ब्रिजेस हो, बिलबोर्ड्स हो, सारे स्ट्रक्चर्स में एक कॉमन बात है और वो कॉमन कॉमन बात ये है कि उनके मेंबर्स को कुछ ना कुछ फोर्सेस सस्टेन करने पड़ते हैं, उनके मेंबर्स को कुछ ना कुछ फोर्सेस झेलने पड़ते हैं। ये बात सिर्फ स्ट्रक्चर्स तक सीमित नहीं है, ये बात उतनी ही मशीन्स और मैकेनिज्म्स पर भी एप्लीकेबल है। मशीन्स और मैकेनिज्म्स में भी, चाहे फिर वो अर्थ मूवर्स हो या फिर ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हो या फिर रोबोटिक मैकेनिज्म्स हो या फिर एयरक्राफ्ट इंजन्स या एयरक्राफ्ट के और भी कंपोनेंट्स हो या एक छोटी से छोटी मैकेनिज्म कैंची से लेकर और कार की विंडशील्ड वाइपर मैकेनिज्म तक, जहां भी जिस मैकेनिज्म पर, जिस मशीन पर आप नजर डालोगे, उस मशीन, उस मैकेनिज्म में एक कॉमन बात आपको दिखेगी और वो कॉमन बात ये है कि सारे मेंबर्स को कुछ ना कुछ फोर्सेस अल्टीमेटली ट्रांसमिट करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ फोर्सेस अल्टीमेटली रेजिस्ट करने पड़ते हैं। और इसलिए जब तक हमें इन फोर्सेस की जानकारी ना हो एक्यूरेटली, ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, ये फोर्सेस के डायरेक्शंस क्या हैं, ये फोर्सेस के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस क्या हैं, जब तक हमें इन फोर्सेस की एक्यूरेट जानकारी ना हो, तब तक चाहे स्टैटिक स्ट्रक्चर्स हो या फिर डायनामिक मशीन्स हो, इनके मेंबर्स को ना तो डिजाइन किया जा सकता है, ना मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। इसलिए एट द वेरी फर्स्ट हमें जरूरत पड़ती है एक ऐसे सब्जेक्ट की, एक ऐसे फील्ड की जो हमें एंड ऑफ द डे ये बता सके कि फोर्सेस की स्टडी कैसे की जाती है। आई रिपीट वंस अगेन, चाहे फिर ये स्टैटिक स्ट्रक्चर्स हो, ट्रेसेस हो, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन टावर या फिर टेलीफोनिक एक्सचेंज टावर, ब्रिजेस एंड अ लॉट ऑफ अदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, या फिर डायनामिक मशीन्स हो, इन सब में आपको एक कॉमन बात दिखेगी कि मेंबर्स जितने भी हैं उनको किसी ना किसी तरह के फोर्सेस को ट्रांसमिट करना पड़ता है, उनको किसी ना किसी तरह के फोर्सेस को रेजिस्ट करना पड़ता है। और इसलिए दोस्तों, अगर हमें इन मेंबर्स को डिजाइन करना है, अगर हमें इन मेंबर्स को मैन्युफैक्चर करना है, तो हमें जानना होगा कि उनमें आने वाले फोर्सेस, उनमें डेवलप होने वाले फोर्सेस के मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। यही है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस on various components of static structures or dynamic machines. So mechanics क्या है दोस्तों? mechanics है that आप, mechanics is simply the study of effect of the forces. एक लाइन में मैकेनिक्स की एक नो नॉनसेंस डेफिनेशन बनाई जा सकती है। अगर आपको कोई बोलता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, तो आप बोलने वाले हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, तो आप बोलने वाले हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है the study of effect of the forces, study of forces and their effects,
स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स, ये है मैकेनिक्स। दिस माय डियर फ्रेंड्स इज व्हाट यू कॉल बाय द नेम मैकेनिक्स, स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स। अब बात अगर इफेक्ट्स की आती है तो ये इफेक्ट कई तरीके के हो सकते हैं। फोर्सेस के इफेक्ट कई तरह से आपके सामने आ सकते हैं। एक इफेक्ट ऐसा हो सकता है कि फोर्सेस के कारण बॉडी, सारे के सारे फोर्सेस जो किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, वो सारे के सारे फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हो। और ये पहला इफेक्ट, जब सारे फोर्सेस इस तरह से एक्ट करते हैं कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, ये भी एक तरह का इफेक्ट है। एक इफेक्ट ये है कि कोई इफेक्ट नहीं है, किसी इफेक्ट का ना होना भी एक इफेक्ट हो गया। और ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट इफेक्ट हमारे लिए बनता है जब सारे फोर्सेस मिलकर, कितने भी फोर्सेस लग रहे हैं। एंड बाय द वे, अगर आप रियल प्रैक्टिकल बॉडीज देखोगे, जैसे आपने हावड़ा ब्रिज देखा, तो उसमें जो फोर्सेस प्रेजेंट हैं पूरे ब्रिज में, इंटरनल एक्सटर्नल मिलाकर आपको आपको अनगिनत फोर्सेस दिखेंगे, बहुत सारे मैग्नीट्यूड, बहुत सारे डायरेक्शंस। हर एक मेंबर, यहाँ एक एक मेंबर जो आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ जो आप एक एक मेंबर देख रहे हो इस इंजीनियरिंग मार्वल में, जो इंडिया में ये बन रहा है और बहुत जल्दी ये चालू भी हो जाएगा, इसमें आप देखोगे बहुत सारे मेंबर्स आपको दिखेंगे और हर मेंबर में कुछ ना कुछ फोर्स प्रेजेंट होगा। उन फोर्सेस की जानकारी हासिल करना ही मैकेनिक्स है, और एडवांस में जानकारी हासिल करना मैकेनिक्स है, ताकि आप उन्हें डिजाइन कर सकें, ताकि आप उन्हें मैन्युफैक्चर कर सकें। तो दोस्तों, इफेक्ट की जहां तक बात है, पहला इफेक्ट ये हो सकता है कि सारे फोर्सेस मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और ये इफेक्ट कहलाता है रेस्ट। दूसरा इफेक्ट, अगर सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो वो मिलकर बॉडी को एक्सिलरेट करेंगे। उनका जो नेट इफेक्ट होगा वो बॉडी को मोशन देने वाला होगा, एक्सिलरेट करने वाला होगा। तो ये दूसरा मेजर इफेक्ट होता है मोशन प्रोड्यूस करना। तीसरा मेजर इफेक्ट होता है दैट फोर्सेस के लगने के कारण बॉडी के शेप और बॉडी के साइज में डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस होते हैं। फोर्सेस एक्ट करते हैं और उसके कारण बॉडी के शेप और साइज में चेंजेस होते हैं, हम इन्हें कहते हैं डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस होना। और अगर हम फोर्सेस और उसके इफेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो डिजाइन स्टेज पर ये वाला इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता हो कि फोर्सेस के कारण जो शेप और साइज में डिस्टॉर्शंस होंगे, जो शेप और साइज में चेंजेस होंगे, वो क्या होंगे। और अगर यही सारे इफेक्ट सॉलिड्स के बजाय हम फ्लूइड्स में देखें, तो वहां भी हम देखेंगे फोर्सेस के कारण मोशन प्रोड्यूस होगी। कई बार फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे लेकिन कोई मोशन नहीं प्रोड्यूस होगी, रेस्ट पर होगा पूरा का पूरा फ्लूइड मास। और ऑफ कोर्स फ्लूइड में तो हमेशा ही, क्योंकि फ्लूइड रिजिड तो है नहीं, इसलिए उसमें तो हमेशा ही डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस होते रहते हैं। नाउ इफ वी सी, वी हैव थ्री मेजर इफेक्ट्स। एक, फोर्सेस के एक्ट करने के कारण बॉडी रेस्ट पर होगी, सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे। दूसरा, फोर्सेस के एक्ट करने के कारण बॉडी में एज अ होल एक मोशन प्रोड्यूस हो रही होगी, एक बल्क मोशन प्रोड्यूस हो रही होगी। तीसरा, बॉडी के शेप या साइज में चेंजेस प्रोड्यूस होंगे, और उसे हम इस इफेक्ट को कहते हैं डिफॉर्मेशन। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन। एंड ये सारे इफेक्ट सिर्फ सॉलिड्स में नहीं, ये सारे इफेक्ट फ्लूइड्स में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। ऑल दीज इफेक्ट्स कैन बी सीन इन फ्लूइड्स एज वेल। सो अगर ये इफेक्ट्स हम देखें, अगर ये इफेक्ट्स देखें, तो इन इफेक्ट्स की बेसिस पर फिर मैकेनिक्स को फर्दर डिवाइड कर दिया गया। मैकेनिक्स को फर्दर डिविजन्स दे दिए गए इन इफेक्ट्स की बेसिस पर, दैट फोर्सेस के कितने इफेक्ट हो सकते हैं। फोर्सेस के इफेक्ट हो सकते हैं मल्टीपल। एंड क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? एक इफेक्ट हो सकता है दैट सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और बॉडी रेस्ट पर हो। दूसरा इफेक्ट हो सकता है सारे फोर्सेस नेट जीरो ना हो रहे हो और बॉडी मोशन में आ जाए। तीसरा इफेक्ट हो सकता है दैट फोर्सेस के कारण बॉडी के शेप और साइज में चेंजेस हो रहे हो। जब हम रेस्ट या मोशन की स्टडी कर रहे होते हैं, उस समय ऐसा नहीं है कि बॉडी में नेग्लेजिबल ही सही, लेकिन डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। बहुत कम डिफॉर्मेशंस, हमने उस बॉडी को ऐसे डिजाइन किया होता है कि बहुत कम डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशंस तो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, कुछ ना कुछ शेप और साइज में चेंजेस हो रहे होते हैं।
लेकिन जब हम बॉडी की रेस्ट या मोशन की स्टडी करते हैं उस समय हमें डिफॉर्मेशंस की स्टडी को मिक्स करना जरूरी नहीं है, ये एक सेपरेट इफेक्ट है, वो एक सेपरेट इफेक्ट है। और इसलिए लोगों ने कहा कि क्यों ना जब हम रेस्ट या मोशन की स्टडी करें तो हम बॉडी को एक रिजिड बॉडी की तरह से ट्रीट कर लें। तो हम बॉडी को एक रिजिड बॉडी की तरह से ट्रीट कर लें। बॉडी रिजिड है नहीं, उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस होंगे, लेकिन फिर भी हम उस बॉडी को एक रिजिड बॉडी के तौर पर ट्रीट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उसकी एज अ होल बल्क मोशन या बल्क रेस्ट पोजीशन को देखते हैं तो हमें डिफॉर्मेशंस को मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसलिए जब हम रेस्ट या मोशन की स्टडी करेंगे तो हम बॉडी को रिजिड मान लेंगे। बॉडी रिजिड है नहीं, एक्चुअल रियल प्रैक्टिकल बॉडीज रिजिड नहीं है, हम सभी जानते हैं कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे, लेकिन हम मान लेते हैं कि लेट्स ट्रीट द बॉडी एज रिजिड। क्यों? क्योंकि उसकी डिफॉर्मेशंस की स्टडी हम अलग से कर लेंगे। मैकेनिक्स की इस ब्रांच को, जहां हम बॉडी की रेस्ट या मोशन की पोजीशन को स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बट एक्चुअली तो बॉडी रिजिड नहीं है, तो हमें डिफॉर्मेशंस की स्टडी भी करनी होगी। डिफॉर्मेशंस की स्टडी डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हो जाती है, जहां हम सीखते हैं कि उन डिफॉर्मेशंस के कारण बहुत सारे इंटरनल फोर्सेस इंड्यूस होंगे जिन्हें हम स्ट्रेसेस का नाम देते हैं। तो वहां भी वो भी मैकेनिक्स का ही पार्ट है। उस मैकेनिक्स के ब्रांच को हम कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। उस मैकेनिक्स के ब्रांच को क्या कहते हैं? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। तो जहां पर हम एज अ होल एक बॉडी का रेस्ट या मोशन स्टडी कर रहे होते हैं, दैट वी कॉल बाय द नेम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। उसे हम उस ब्रांच को कहते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। जब हम डिफॉर्मेशंस के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, मैकेनिक्स की उस ब्रांच को कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स वर्ड इसलिए यूज किया गया ताकि एक इनडायरेक्टली लोगों के दिमाग में यह डाला जा सके कि रिजिड बॉडीज की दुनिया से बाहर आओ, रियल वर्ल्ड सॉलिड्स की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट रियल वर्ल्ड सॉलिड्स। यही तीनों इफेक्ट जब एक साथ हम फ्लूइड्स में देखते हैं तो देखो, फ्लूइड्स में इस इफेक्ट को आप उससे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लूइड्स में डिफॉर्मेशन ही मोशन का कारण है। मजे की बात यह है कि सॉलिड्स के लिए जब आप रेस्ट या मोशन को स्टडी करते हो तो डिफॉर्मेशन को मिक्स करना जरूरी नहीं है। बट वेरी इंटरेस्टिंगली फ्लूइड्स में ये अलग अलग डिवीजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ्लूइड्स में मोशन होती ही इसलिए है कि फ्लूइड लगातार डिफॉर्म हो रहा है। एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन शायद 90% लोग कभी इस बात को नोटिस भी ना करते हो कि यार सॉलिड बॉडीज के लिए मेरे पास दो सब्जेक्ट हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। तो फ्लूइड्स के लिए मैकेनिक्स सीखने का सिर्फ एक सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि वहां आप मोशन को डिफॉर्मेशन से अलग नहीं कर सकते। मोशन हो ही इसलिए रही है कि डिफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। जब आप ये सारे इफेक्ट एक साथ स्टडी करते हो तब आप कहते हो कि बाबा हम इस सब्जेक्ट को नाम देने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। When we study all these effects for fluid bodies, for liquids and gases, then we say the subject, then we address the subject by the name fluid mechanics. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जब हम रेस्ट की स्टडी कर रहे होते हैं उस ब्रांच को हम कहते हैं स्टैटिक्स, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जब हम मोशन की स्टडी कर रहे होते हैं मैकेनिक्स की उस ब्रांच को हम कहते हैं डायनामिक्स। दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज नोन बाय द नेम डायनामिक्स। कूल। तो ये है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की दुनिया और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की दुनिया का एक डिवीजन। इस कोर्स में हम लोग फोकस करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बॉडीज को रिजिड ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिजिड है, एक्चुअली हमने डिफॉर्मेशन वाले इफेक्ट को अलग से सीखने, अलग से उसकी एनालिसिस करने का निर्णय लिया है। इसलिए हम जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सीखेंगे तो हम मान लेंगे कि चलो अभी के लिए हम मान लेते हैं बॉडी एक रिजिड बॉडी की तरह बिहेव कर रही है, हम उसे एक रिजिड बॉडी की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो कैसे सीखने वाले हैं हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम सीखने वाले हैं दो सेक्शंस में। पहला सेक्शन होगा स्टैटिक्स का सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन इज गोइंग टू बी द सेक्शन ऑफ स्टैटिक्स। पहले सेक्शन में हम बात करेंगे स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स में भी फर्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी, स्टैटिक्स में पहला चैप्टर हम सीखने वाले हैं फोर्सेस और उनके इफेक्ट्स के बारे में। In the very first chapter we are going to understand about the forces and their effects. तो सबसे पहले चैप्टर में हम लोग फोर्सेस
और फोर्सेस का एक मेजर इफेक्ट यानी कि रेस्ट या इक्विलिब्रियम। सो फोर्स सिस्टम्स एंड इक्विलिब्रियम, ये होगा हमारे लिए सबसे पहला चैप्टर और शायद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी। दूसरे चैप्टर में मैकेनिक्स के एक बड़े ही प्यारे एप्लीकेशन के बारे में हम सीखेंगे, स्टैटिक स्ट्रक्चर्स या ट्रसेस के बारे में। तीसरे चैप्टर में फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के बहुत सारे एप्लीकेशंस जैसे स्क्रू जैक, जैसे वेज मैकेनिज्म्स, जैसे बेल्ट फ्रिक्शन, इन सब के बारे में सीखेंगे। फ्रिक्शन और उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस के बारे में चौथे चैप्टर में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऑफ द रूट टॉपिक की बात करेंगे एंड उस टॉपिक का नाम है वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क अपने आप में नाम ही ऐसा है जो कॉन्ट्रडिक्टरी हो। वर्चुअल वर्क, अब वर्क है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब डायनामिक्स, डिस्प्लेसमेंट मतलब मोशन आ गई, डायनामिक्स हो गया। लेकिन ये वर्चुअल वर्ड जो लगा हुआ है वर्क के पहले, ये बताता है कि नहीं, वर्चुअल मतलब आपके दिमाग का फितूर, ऐसा प्रतीत होता है, आभासी। वर्चुअल मतलब आभासी, ऐसा आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जैसे वर्क हुआ। तो एक्चुअली वर्चुअल वर्क एक ऐसा टॉपिक है, वर्क का मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ तभी तो आप वर्क कैलकुलेट करोगे, और अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो मोशन हुई तो ये डायनामिक्स का पार्ट होना चाहिए। लेकिन नहीं, वर्चुअल वर्क स्टैटिक्स का पार्ट होगा, क्योंकि वर्चुअल मतलब आपके दिमाग का फितूर है वो वर्क। क्या है वो आपके दिमाग का फितूर और क्यों हम स्टैटिक कंडीशंस में हम कैसे वर्क कैलकुलेट करेंगे, ये हम सीखेंगे इस इंटरेस्टिंग चैप्टर में जिसका नाम है वर्चुअल वर्क। यहां आकर स्टैटिक्स वाला सेक्शन वाइंड अप हो चुका होगा, यहां आकर स्टैटिक्स वाले सेक्शन को हम टाटा बाय बाय कह चुके होंगे। उसके बाद हम एंटर कर जाएंगे डायनेमिक्स वाले सेक्शन में, जहां पहला चैप्टर होगा रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन की एनालिसिस करना। रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन की एनालिसिस करना, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन क्या है? मोशन का एक तरीका है। दूसरे चैप्टर में हम लोग मोशन के एक और तरीके की एनालिसिस करेंगे, जिस मोशन के तरीके का नाम है कर्विलिनियर ट्रांसलेशन। कर्विलिनियर ट्रांसलेशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग रोटेशन की बात करेंगे, रोटेशनल मोशन की बात करेंगे, एंड फाइनल चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल प्लेन मोशन की। इन द फाइनल चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जनरल प्लेन मोशन। ओके, ये पूरा पार्ट होगा बेटा, ये पूरा पार्ट होगा जहां हम लोग डायनामिक्स कवर करेंगे। इन 4 चैप्टर्स के थ्रू डायनामिक्स कवर करेंगे। इसमें से सबसे बड़ा चैप्टर होगा 5वां चैप्टर, जहां हम रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन की बात कर रहे होंगे। सो मिलते हैं अगले सेशन में और शुरू करते हैं इस बेहतरीन सब्जेक्ट को। आई अश्योर यू कि ये जर्नी आपके लिए एक अनमैचेबल जर्नी होने वाली है। कॉन्सेप्ट्स की बात हो, चाहे फिर प्रॉब्लम्स की क्वालिटी की बात हो, या फिर प्रॉब्लम्स की डाइवर्सिटी की बात हो, जो रेंज हम कवर करने वाले हैं प्रॉब्लम्स की, हर प्रॉब्लम आपको एक नया सा दिखेगा और हर प्रॉब्लम आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा। वो एक्चुअली अनमैचेबल होगा। बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप रियलाइज करोगे कि आप एक अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर बनने की राह का पहला स्टेप ले चुके हो। एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनने के रास्ते का पहला स्टेप होता है एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अच्छा लर्नर होना। अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर कमांड रखते हो तो कम से कम 50% मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसी है जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सीखने के बाद स्मूथ हो जाती है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सीखने के बाद जिसकी जर्नी काफी सुखद और काफी सेटिस्फाइंग हो जाती है। आपको चाहे वो सोम हो, चाहे वो थ्योरी ऑफ मशीन्स हो, चाहे वो वाइब्रेशंस हो, चाहे वो मशीन डिजाइन हो, डिजाइन के तो सारे ही सब्जेक्ट्स मैकेनिक्स पर डिपेंडेंट है। इवन थर्मल में भी फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा मैकेनिक्स पर डिपेंडेंट है। कोई एक ऐसा चैप्टर या ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स, मैकेनिक्स के सीखे हुए प्रिंसिपल्स का उपयोग, उनका यूज ना होता हो। एंड इवन मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे, चाहे मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस आप सीख रहे हो, या शीट मेटल ऑपरेशन सीख रहे हो, या फिर मेटल कटिंग सीख रहे हो, मेटल कटिंग में आप सीखते हो मर्चेंट सर्कल, कटिंग फोर्सेस, फ्रिक्शन फोर्सेस, तो वहां पर भी फोर्सेस का बहुत सारा इफेक्ट आपको देखना होता है। और इसलिए दोस्तों, मैकेनिक्स अगर आपने कमांड कर ली, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आप 50% मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एक अलग प्रिज्म, एक अलग नजरिए से सीखने वाले हो।
So I assure you once again that we are going to have an unmatchable journey of learning engineering mechanics, whether it is concepts or it is the quality of problems or it is the diversity of problems. We are going to cover every single type of problem that's possible in this particular subject. I'm excited to begin this journey with you. Let's keep meeting every single day. Thank you so very much.